नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे यानी भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। आज मैं महाराष्ट्र के बारे में, लेकिन महाराष्ट्र के एक अलग नेता के बारे में आपसे बात करूंगा, और वो नेता है राज ठाकरे। और जब मैं राज ठाकरे के बारे में बात करूंगा तो आपको मालूम है कि राज ठाकरे एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी चलाते हैं जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, उसमें ही एक युवा नेता बनकर राज ठाकरे उभरे थे। आगे चलकर अपने चचेरे भाई और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे से नहीं बनी, तो 20 साल पहले राज ठाकरे अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई और एक अपना दबदबा भी बनाया। तो उसको भी अब 20 साल हो गए, और 20 साल में आज राज ठाकरे जहां हैं, वो अगर हम सोचे तो मुझे लगता है कि कहीं रास्ता भटक गए। असलियत में एक जमाना था जब राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और अपने चाचा के नक्शे कदम पर चल रहे थे, लेकिन अलग हो गए। उसके बाद भी उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से यह दल शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल चाचा की लाइन पर चल रहे थे। लेकिन एक बात होती है हमेशा कि जब आप जीत जाते हो, आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है, तो वो हजम करना मुश्किल होता है। और जब हार हो या जीत हो, आपको दोनों एक तरीके से हजम करना नहीं आता, पचाना नहीं आता, तो आप भटकना स्वाभाविक है। और जब आपकी उम्र कम होती है तो भटकना ज्यादा पॉसिबल होता है। और बिल्कुल वही बात राज ठाकरे के बारे में हो गई 2009 में, यानी 15-16 साल पहले, जब उन्होंने पहले अलग होकर चुनाव लड़ा था, तो मुंबई में भी शिवसेना से बढ़कर सीटें लाई थी। शिवसेना छोड़ो, बीजेपी से बढ़कर मुंबई में उनकी सीटें आई थी। मनसे की 6 सीटें थी मुंबई में। उसके बाद बीजेपी की 5 सीटें थी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब बाला साहब जिंदा थे उसी वक्त भी 4 सीटों पर सीमित हो गई थी शिवसेना। ये कहने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से जहां शिवसेना का उद्भव हो गया था, वहां से मानो राज ठाकरे शिवसेना को उखाड़ फेंकने की तैयारी में थे। इतनी उनके यानी उनके बीच लोगों को उनसे बहुत सारी अपेक्षा ही थी, बहुत सारी अपेक्षा थी। लेकिन वो जीत अकेले राज ठाकरे की नहीं थी। शिवसेना में जो एक नाराज युवा वर्ग था, जो पहले जमाने के या दूसरे पीढ़ी के नेता थे, उनसे अलग हटकर सोचने वाला जो शिवसेना में जवान वर्ग था, युवा वर्ग था, उसका नेतृत्व राज ठाकरे कर रहे थे। और इसलिए वो जो जीत थी पहले ही राउंड में 2009 में, इनके 13 एमएलए चुनकर आए थे। मुंबई में 6 थे, कल्याण में 3 थे, नासिक में 3 थे, और एक संभाजी नगर जिसको आज बोलते हैं औरंगाबाद, वहां से एक करके 13 एमएलए। मजाक की बात नहीं थी। बाला साहब ने शिवसेना शुरू की 66 में। वहां से लेकर 90 तक बाला साहब को एक साथ 2 एमएलए चुनकर लाना मुश्किल था। इस पार्श्वभूमि में अगर 4 साल में राज ठाकरे 13 एमएलए चुनकर लाते हैं तो बड़ी ताकत थी। लेकिन जब ऐसी जीत मिल जाती है, जल्दी से जीत मिल जाती है, तो वो आसान जीत उसी पार्टी के लिए, उसी इंसान के लिए एक मुश्किल बन जाती है, क्योंकि भटकने की संभावना पूरी की पूरी सामने आ जाती है। और मैं मानता हूं कि राज ठाकरे उस वक्त भटक गए थे। देखो, एक बात है कि लोग आपके
साथ आ गए, वोटर आपके साथ आ गए, 13 MP MLA आपको मिल गए, तो वो आपकी जीत नहीं थी। जो शिवसेना से नाराज हुए वोटर थे और कार्यकर्ता थे, उनकी जीत थी। तो उनको संभालना, उनकी आशा अपेक्षाएं संभालना, ये नेता होने के कारण राज ठाकरे की जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी से भटक गए। अपना अपना पर्सनल खुन्नस होगा, प्यार हो या दुश्मनी हो, जो भी अपनी भावना है, इसके लिए पार्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपना उद्दिष्ट जो है वो पार कर लेते हो, लेकिन पार्टी का उद्दिष्ट उसमें भटक जाता है। और बिल्कुल वही बात मुझे याद है 2009 के लोकसभा चुनाव में। वो पहला चुनाव था कि राज ठाकरे मैदान में उतरे थे और लोकसभा के लिए भी उन्होंने कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे। उस कारण मुंबई और ठाणे मिलकर जो 10 सीटें हैं, उसमें से 9 सीटें शिवसेना बीजेपी हार गई थी लोकसभा की। और इतनी बड़ी हार 90 के बाद शिवसेना बीजेपी युति की नहीं हुई थी। वो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे ने करके दिखाई थी, क्योंकि वो जो वोट का बंटवारा हो गया, उसका फायदा कांग्रेस और एनसीपी को मिल गया था। लेकिन इसी दरमियान राज ठाकरे एक नई राजकीय ताकत बनकर उभर रहे थे, और इसलिए उसी वक्त बिल्कुल संभालना जरूरी था कि मेरे साथ कौन आ रहे, कौन से कार्यकर्ता है, कौन सा युवा वर्ग है, कौन सा वोटर है, वो कौन सी आशा अपेक्षा लेकर हमारे साथ आ रहा है, ये सोचना पड़ता है। और उसकी ही मशागत भी करनी पड़ती है, उसकी मशक्कत भी करनी पड़ती है। अगर वो भूलकर मेरा करिश्मा है ऐसा कोई समझ ले, तो उसका नुकसान होना बिल्कुल तय होता है। और वही राज ठाकरे का आगे आगे चलकर हो गया। जब ऐसा कोई नया नेता उभर कर सामने आता है, तो जो राजनीति में पुराने चावल होते हैं, पुराने नेता होते हैं, बड़े चालाक नेता होते हैं, वो उसको यहां वहां से घुमा घुमा कर अपने इशारों पर नचाना जानते हैं। और बिल्कुल वही हो गया। उद्धव ठाकरे से इनका झगड़ा था, वो पारिवारिक झगड़ा था। और वो पारिवारिक झगड़ा ही शिवसेना इस पॉलिटिकल पार्टी में आ गया था। अपने आप वो शिवसेना बीजेपी युति में भी आ गया था। तो उसी कारण से शिवसेना बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले शरद पवार जैसे जो, या विलासराव देशमुख वैसे जो नेता थे, इन्होंने राज ठाकरे को घुमा घुमा कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उससे खुद राज ठाकरे का नुकसान हो गया। और आहिस्ते आहिस्ते जिन जो लोग इनके पीछे आए थे, जो युवा वर्ग इनके पीछे आया था, वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, निराश होने लगा, और इनकी ताकत घटते गई। लेकिन दूसरी तरफ एक बात थी कि उसी समय आहिस्ते आहिस्ते राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें भी बदलाव आ रहा था। वाजपेयी और अडवाणी का जमाना खत्म हो रहा था, और अचानक से 2012 के बाद जो राजनीति पलट गई और मोदी का युग शुरू हो गया, उसमें तो करे तो क्या करे, ये सवाल राज ठाकरे और उनके जैसे जो बहुत सारे क्षेत्रीय दल है उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अब ये मोदी युग में हमारी जगह क्या है। तब से लेकर आज तक, 2014 से लेकर 2024 तक, राज ठाकरे तय नहीं कर पा रहे कि इस राजनीति में देश की हो, राज्य की हो, या मुंबई की हो, इस राजनीति में राज ठाकरे और उनकी पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी जगह क्या है, उसका स्पेस क्या है, वो तय नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कभी उस बाजू झुक जाते हैं, कभी इस बाजू झुक जाते हैं। 2014 में ये बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूं, मैं मोदी का फैन हूं, और मोदी के लिए ही मेरी पार्टी, जो कोई चुनकर आएगा वो मोदी के साथ जाएगा, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन 2019 आते आते राज ठाकरे ने अपनी जो साइड थी वो पलट दी, और वो मोदी को हराने की दौड़ में शामिल हो गए।
एक भी लोकसभा के लिए कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और मोदी को हराने के लिए इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी मीटिंगें ले ली, उसका फायदा कांग्रेस को मिला ना मिला, लेकिन राज ठाकरे कहां जाना चाहते हैं, ये सवाल लोगों के मन में पैदा हो गया। मोदी मोदी को चाहने वाले लोग इनकी तरफ शक की भावना से, संदेह की भावना से देखने लगे, और मोदी के खिलाफ जो लोग हैं वो भी, बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं, पार्टियां हैं, वो भी इनकी तरफ संदेह से देखने लगी। तो राज ठाकरे की पार्टी गड़बड़ा गई। लेकिन 2024 आते आते फिर राज ठाकरे ये मोदी के पीछे आ गए। तो ये जो गड़बड़ होती है वो कहां से, ये गड़बड़ शुरू वहां हो गई जब 2009 को इनको अच्छी जीत मिली थी। वो ठीक तरह से राज ठाकरे हजम नहीं कर पाए, और अपना पूरा का पूरा जो टारगेट है वो उन्होंने उद्धव ठाकरे रखा था, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना रखा था। बस उद्धव ठाकरे को बुरा क्या लगेगा वही तो मैं करूंगा, इस धारणा से अगर राज ठाकरे काम करेंगे तो वो राजनीति राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब लोगों से होता है, लोकतंत्र में लोगों की भावना इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको गुस्सा था उद्धव ठाकरे पर, लेकिन लोगों को उद्धव ठाकरे पर गुस्सा नहीं था। लोगों को बिल्कुल जो शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर थे उनका गुस्सा उद्धव पर जरूर था, लेकिन उद्धव व्यक्ति पर गुस्सा नहीं था। लोगों का गुस्सा जिस शिवसेना के विचार के लिए हम शिवसेना के साथ आए, अगर उद्धव ठाकरे उसी ढंग से राजनीति नहीं करते तो हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो जाएंगे, हम राज ठाकरे के साथ जाएंगे। लेकिन अगर राज ठाकरे ही वही गड़बड़ करने लगा कि वो पर्सनल ईगो, अहंकार के रास्ते पर चल पड़ा, तो लोग उससे हट जाते, और बिल्कुल वही हो गया। तो इसलिए मैं आज राज ठाकरे पर यह बात समझाना चाहता हूं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास गुणवत्ता है, मेरिट है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करके राजनीति में आगे बढ़ोगे नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। और एक बात और है कि जो राजनीति की बिसात आज है, आज हम देश भर की राजनीति या किसी भी राज्य की राजनीति देखते तो इसमें एक बात साफ साफ सामने आ रही है कि लोग, वोटर जो है वो छोटे मोटे दलों को अहमियत नहीं दे रहा है। लोगों को स्ट्रेट फाइट चाहिए, या तो ये या तो वो, बीच में दोनों के साथ खेलने वाला बंदर का खेल लोगों को नहीं है। हमने जो कहानी बचपन से सुनी होती है, दो बिल्लियां झगड़ती है और उसमें एक बंदर आ जाता है और बोलता है मैं आपको समसमान करके दे दूंगा, और वही मलाई खाते जाता है। वैसा जो तीसरा होता है वो बंदर लोगों को नहीं चाहिए। ये आहिस्ते आहिस्ते वोटर दिखा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते दिखा रहा है। हम अगर हरियाणा का चुनाव देखें, हम अगर आज के विधानसभा में महाराष्ट्र का चुनाव देखें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो प्रमुख दल होते हैं दो, या गठबंधन, दो दो गठबंधन हो कोई बात नहीं, लेकिन वो दो गठबंधन या दो पार्टियों से छोड़कर तीसरा कोई खड़ा होता है तो लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे। हमने हरियाणा में देखा, जननायक जनता पार्टी, जिसको लेकर 5 साल पहले बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उन्होंने बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई और सरकार गिराने की भी कोशिश की, तो 5 साल बाद उनको ही वोटर ने खत्म कर दिया। पूरी की पूरी चुनाव की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लोकसभा विधानसभा में हो गई, और पूरी तरह से अगर कोई हारा है तो जननायक जनता पार्टी हारी है, और उसके साथ और एक उनके ही परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी हरियाणा में, वो भी खत्म हो गई। हम महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव देखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी है, 6-7 छोटे मोटे दल है। बच्चू कडू की विदर्भा में एक छोटी पार्टी है, कोल्हापुर में
राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है। ये जो छोटी 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 पार्टियां हैं, एमएनएस है, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, इन सबको चोपड़ा साफ करके वोटर ने बाहर फेंक दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, आप यहां रहेंगे, कल वहां रहेंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे, ये बहुत हो गया। अब अच्छा हो या बुरा हो, दो में से एक को वोटर चुनना चाहता है। अब जब वोटर इस ढंग से सोचता है, तो ऐसे में आप जब तक राज्यव्यापी पार्टी नहीं हो जाती, पैन महाराष्ट्र या पैन हरियाणा, पूरे हरियाणा में ताकत वाली पार्टी नहीं बन जाते, तब आप दो बड़े दलों के बीच में खिलवाड़ मत करो। यही छोटी पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व का, वजूद का सवाल बन जाता। हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या और बहुत सारी राज्यों में पिछले 10 साल के चुनाव में देखे, तो एक बात हो जाती है कि क्षेत्रीय दलों के लिए, और पर्टिकुलरली क्षेत्र, एक राज्य में जो छोटे छोटे दल होते, 2 या 5 एमएलए वाले दल होते, उनका सुपड़ा साफ होते जा रहा है। उनका वोटर हटकर या तो इस बाजू में या तो उस बाजू में जा रहा है, बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ इस ढंग से जा रहे हैं। तो आप अगर किसी गठबंधन में रहोगे तो जरूर रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उसी गठबंधन को पकड़ के रहो। उद्धव ठाकरे ने 2019 के बाद जो पलटी मारी थी, उसकी कीमत 5 साल बाद वोटर ने उनसे वसूल की है। जो उद्धव ठाकरे 56 एमएलए लेकर मुख्यमंत्री बनने निकले थे, उनके पास आज उतने एमएलए नहीं बचे, सिर्फ 20 एमएलए बचे। तो अकेले राज ठाकरे की पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे भी जो इस गठबंधन उस गठबंधन से गड़बड़ करते रहे, उनको भी वोटर ने खत्म कर दिया। तो मैं मानता हूं कि आज जो राजनीति जिस मोड़ पर आकर खड़ी है, तो ये साफ साफ बताती है, जो किसी भी राज्य के छोटे दल है, वो बड़े दो दलों के बीच में ऐसी कुछ गड़बड़ ना करें कि उनका ही सुपड़ा साफ हो जाए। आप छोटे हो, आप इंडिपेंडेंट रहो, अपनी ताकत पर, या 1 2 3 जिले हैं वहां तगड़ी ताकत बनाओ, लेकिन वो पूरी ताकत आपकी तगड़ी ना हो जाए, तब तक आप बड़ों बड़े दलों के साथ जाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का ड्रामा मत करो, मत करो। बच्चू कडू अपने अपने ताकत पर खड़े हुए थे, लेकिन इस चुनाव में हार गए। तो इस चुनाव में इसलिए हार गए कि एक समय वो महाविकास आघाड़ी के साथ गए थे, फिर एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी के पास आ गए, नई सरकार बनाई। ये करने वाले छोटे दल हमें नहीं चाहिए। ये बड़ा सिग्नल वोटर पिछले 5 6 साल से दे रहा है। तो जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी छोटी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की नहीं, हर राज्य में छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको वोटर एक सिग्नल दे रहा है कि दो में से वोटर, दो में से एक दल को चुनना चाहता है, तीसरा दल वोटर पसंद नहीं करता। तो अगर तीसरा दल जिसको बनना है, वो अपने 1 2 3 जिले होते हैं, वहां पहली अपनी ताकत आजमाए, शक्तिशाली बने, 3 से 5 6 जिले में जाए, 5 से 15 जिले में जाए, और पूरा प्यार प्यार महाराष्ट्र हो जाए, या कोई राज्य में, पूरी राज्य में हर जिले में आपकी ताकत हो, तब आप राज्य की बड़ी ताकतों से लड़ना शुरू करें। वरना आप दो बड़े दलों के बीच में पिस जाओगे, मारे जाओगे। यही राजनीति कह रही है, ये वोटर सिग्नल दे रहा है। महाराष्ट्र में सिर्फ बच्चू कडू नहीं, हमारे पालघर ठाणा डिस्ट्रिक्ट में जो बहुजन विकास आघाड़ी हितेंद्र ठाकुर की पार्टी थी, उनका सपड़ा साफ हो गया। तो ये मैं मानता हूं कि राज ठाकरे को अगर अपना वजूद कंटिन्यू करना है, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि आप बीजेपी, शिवसेना, महाविकास आघाड़ी, महायुति, इनके झंझट में ना पड़े। अपनी जहां ताकत है 4 5 जिलों में होगी, वहां पूरी ताकत झोंक दो,
वहां अपने अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठन बनाओ और पहले वहां का चुनाव जीतने की कोशिश करो। और जब ये 4, 5, 2 या 7 जिले हैं, वहां अपनी ताकत पूरी हो जाती है, उसके बाद पूरी राज्य की कोई महत्वाकांक्षा आप लेकर खड़े हो जाओ। वरना आप आहिस्ते आहिस्ते अपना वजूद खोने की आपको डर है। तो अब दोस्तों, राज ठाकरे क्या कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, उनके पास टैलेंट है, क्वालिटी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा तो वो क्वालिटी मिट्टी में मिल जाती। आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।